हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज हम लेकर आए हैं लूसेंट डेली प्रैक्टिस सेट नंबर 12। अगर आपने इससे पहले के बाकी सेट्स को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर के बाकी के सेट्स को भी देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो सेट हमारा होता है डेली शाम को 8 बजे होता है। ठीक है, डेली शाम को 8 बजे होता है, जिसमें हम लोग 50 MCQ के साथ लूसेंट के सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आपने लूसेंट को काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ा है तो बस इस वीडियो को एंड तक देखिए और सॉल्व कीजिए कि कितना स्कोर कर सकते हैं 50 में से। चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज के इस कमाल की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि हाइडेस्पीस या फिर वितास्ता, जिसको हम आधुनिक नाम झेलम जानते हैं, कह सकते हैं कि झेलम का युद्ध 326 ईसा पूर्व में किन किन शासकों के बीच हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए सही आंसर क्या होगा। तो देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, सिकंदर एवं पोरस के मध्य हुआ था। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। देखिए साथ साथ मैंने हर क्वेश्चंस में जहाँ पे ज़रूरत हो एक्सप्लेनेशन की वो कोशिश की है कि आपको अच्छी से एक्सप्लेनेशन के साथ उस क्वेश्चंस का डिस्कशन किया जाए। ठीक है, देखिए झेलम नदी के किनारे सिकंदर को पंजाब के राजा पोरस का सामना करना पड़ा था। सिकंदर ने पोरस को पराजित कर दिया, मगर उसके साहस से प्रभावित होकर उसके राज्य को वापस कर दिया था तथा पोरस सिकंदर का सहयोगी बन गया। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे पॉइंट समझ सकते हैं कि सिकंदर की सेना ने व्यास यानी कि बिपाशा नदी को आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि सिकंदर के साथ यहाँ पे दो नदियों के बारे में उल्लेख किया गया। पहला नदी सिकंदर जो कि झेलम नदी के साथ जुड़ा हुआ था, और यहाँ पे विपाशा नदी यानी कि व्यास। ठीक है, व्यास नदी से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। वह लगभग 19 महीनों तक जो कि भारत में रहा था, ये चीज़ भी आपको याद रखना है। और इस युद्ध को झेलम नदी के किनारे जो युद्ध हुआ था इसको हाइडेस्पीस के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए राइट आंसर क्या होगा, बताइए। आगे बढ़ने से पहले अपने चैलेंज के बारे में जान लीजिए। आपका चैलेंज आज रखा जाता है जनरल कैटेगरीज के लिए 43 मार्क्स, BC कैटेगरीज 41, SC के लिए 37, ST 39 और EWS कैटेगरीज 40 मार्क्स रखा जाता है। वीडियो अच्छी लगे, क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ज़रूर सेट करें, तभी आपको नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले हम एक और छोटी सी इंपॉर्टेंट पॉइंट बात कर लेते हैं। देखिए हम डेली 50 क्वेश्चंस करते हैं और ये 50 क्वेश्चंस बिल्कुल लूसेंट बुक से होता है, कहीं से मैं इधर उधर क्वेश्चंस नहीं लाता। अगर आप लोग कहेंगे तो इस 50 क्वेश्चंस के साथ मैं एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चंस भी इनमें इंक्लूड करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आप लोग की डिमांड के ऊपर ही मैं करूंगा। आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा सिर्फ और सिर्फ लूसेंट ही चलाया जाए या फिर लूसेंट में इस 50 क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस को एक्स्ट्रा इंक्लूड करूं। क्योंकि कल कमेंट मैंने देखा था, कमेंट किया जा रहा था कि सारे क्वेश्चंस तो अच्छे हैं लेकिन क्वेश्चंस बिल्कुल एक भी ऐसा नहीं है जो हम लोग नहीं जानते। तो मैं आपको बता दूँ कि लूसेंट ही हमारा चल रहा है, तो लूसेंट तो सभी लोग को पता है, इसमें कोई नया चीज़ नहीं है। तो अगर आप लोग कहेंगे तो इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा जो कि लूसेंट से हटकर होगा इंक्लूड कर सकता हूँ। बाकी जो आपकी मर्जी, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, या फिर 50 क्वेश्चन ही चला जाए या फिर कुछ क्वेश्चन इसमें ऐड किया जाए, जो आप कहेंगे हम उस तरह से करेंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। यहाँ पे एक तरफ शासक है और उनके दूसरी तरफ जो कि वंश के साथ मैच करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। बिंबिसार की बात करें तो ये हर्यक वंश के साथ जुड़े थे। साथ साथ कालाशोक की बात करें तो शिशुनाग वंश के साथ जुड़े थे, यानी ए का फर्स्ट, बी का सेकंड। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं और यहाँ पर भी देख रहे हैं, बाकी ऑप्शंस की भी देखना पड़ेगा। अगर महापदम नंद की बात करें तो ये नंद वंश के साथ जुड़े थे सी का 4 के साथ, तो सी का 4 यहाँ पे मिल रहा है, यानी करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी को टिक करेंगे। और बिंदुसार की बात करें तो बिंदुसार जो कि मौर्य वंश के साथ जुड़े थे, और इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैंने यहाँ पे लगा रखी है, आप इनको पढ़ सकते हैं कि बिंदुसार मौर्य राजवंश के राजा थे जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। और बिंदुसार को अमित्रघात, सिंहसेन, मद्रसार और अजातशत्रु भी कहा जाता था। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो कि अमित्रघात और अजातशत्रु जाना जाता था, और ये कभी पूछा तो नहीं गया लेकिन आपको याद रखना है कि मद्रसार की उपाधि किसने धारण की थी या फिर किसे कहा जाता था, बिंदुसार को कहा जाता था। ठीक है, बिंदुसार महान मौर्य सम्राट अशोक के पिता थे, तो ये पॉइंट भी याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे कह रहे हैं कि 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। 16 महाजनपदों की जो सूची दी गई है निम्नलिखित में से किस में आपको मिलता है? वो अंगुत्तर निकाय में मिलता है, और अंगुत्तर निकाय कह सकते हैं कि एक बौद्ध ग्रंथ है। कभी कभी क्वेश्चंस इस तरह से ना पूछ करके ऐसे पूछ सकता है कि 16 महाजनपदों की सूची किस जैन ग्रंथ में मिलती है।
तो ध्यान रखिएगा, अगर जैन ग्रंथ में बात करें तो वहाँ पे कल्पसूत्र आपको याद रखना पड़ेगा कि कल्पसूत्र में 16 महाजनपदों की सूची के बारे में वर्णन किया गया। लेकिन बौद्ध ग्रंथ की बात करें तो अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया था या फिर कराया था? ये क्वेश्चंस मैंने आपको कल की वीडियो में बताया भी था। तो देखिए, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम ने कराया था। ठीक है, राजा प्रथम ने कराया था। ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे। और साथ ही साथ इनसे जुड़ी कुछ पॉइंट्स भी मैंने नोट डाउन किया, हम उनको भी देख लेते हैं। देखिए, इनसे जुड़े कुछ पॉइंट्स ये है कि विश्व के प्रमुख ग्रेनाइट मंदिरों में से एक है। यह मंदिर तमिलनाडु के तंजौर जिले में स्थित प्रसिद्ध हिंदू मंदिर। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स क्लियर हो जाता है कि बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजौर जिले और ये हिंदू मंदिर है। ठीक है, तमिल भाषा में इसे बृहदेश्वर के नाम से संबोधित किया जाता है। 11वीं सदी में आरंभ में बनाया गया था, यानी 11वीं सदी के आरंभ में बनाया गया था। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ ये ध्यान रख सकते हैं कि यह मंदिर चोल शासकों की महान कला केंद्र है और यह भव्य मंदिर विश्व धरोहर के रूप में भी जाना जाता है। भगवान शिव को समर्पित, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, भगवान शिव को समर्पित बृहदेश्वर मंदिर शैव धर्म के अनुयायियों के लिए पवित्र स्थल रहा है। ठीक है, साथ साथ यहाँ पे एक पॉइंट्स और है, आप पढ़ सकते हैं कि इस मंदिर का निर्माण महान चोल राजा राजराज चोल ने कराया था, जिनको हम कह सकते हैं राजराज प्रथम। ठीक है, इस और साथ ही साथ यहाँ पढ़ सकते हैं कि इसके एक ओर अनाइकट नदी बहती है, यानी कि ये जो मंदिर है कह सकते हैं कि इस मंदिर के दोनों तरफ, एक तरफ कह सकते हैं कि दोनों तरफ खाड़ी है, खाई है, और एक तरफ जो कि अनाइकट नदी बहती है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? ऑप्शन डी को टिक करेंगे, बेरिंग जलद मरुमध्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हॉर्मुज जल संधि किन 2 देशों को अलग करती है? हॉर्मुज जल संधि किन 2 देशों को अलग करती है? ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल सही आंसर होगा, ईरान और यूएई संयुक्त अरब अमीरात को अलग करती है। यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि हॉर्मुज जलद मरुमध्य पश्चिम एशिया की एक प्रमुख जल संधि है जो ईरान के दक्षिण में फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से अलग करती है। ठीक है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इसको याद रखिएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो अच्छे से पढ़िए और बताइए कि कौन सुमेलित नहीं है, सही तरीके से मैच नहीं किया गया। लोकटक झील मणिपुर बिल्कुल सही है, सांबर झील राजस्थान बिल्कुल सही, लोनार झील महाराष्ट्र बिल्कुल सही। लेकिन गलत हमारा हुसैन सागर झील कर्नाटक में नहीं, ये तेलंगाना में पड़ता है। और हुसैन सागर जो झील है वो हैदराबाद और सिकंदराबाद जो जुड़वा नगर कहलाते हैं उनके मध्य में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, केरल में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए, यानी कि परियोजना और संबंधित राज्य से संबंधित है, बताइए। देखिए, अगर हम बात करें कोसी परियोजना, बिहार बिल्कुल सही है। नागार्जुन परियोजना की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश के साथ होगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश के साथ। अगर पूछ ले कि किस नदी पर है तो कृष्णा नदी पर है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, कृष्णा नदी पर। उसी तरह से मयूराक्षी परियोजना पश्चिम बंगाल, यानी देखिए ये ए का फर्स्ट होगा, ए का फर्स्ट यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। नागार्जुन परियोजना आंध्र प्रदेश, यानी बी का 3 के साथ, तो बी का 3 के साथ यहाँ पर भी मिल रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं मयूराक्षी परियोजना पश्चिम बंगाल, यानी सी का 4 के साथ, तो सी का 4 के साथ यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगर पूछ ले कि मयूराक्षी परियोजना पश्चिम बंगाल में किस नदी पर है, तो ये मयूराक्षी नदी पर ही बनाया गया। हीराकुंड अगर परियोजना की देखें तो ये उड़ीसा में है, जो कि महानदी पर स्थित है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और भारत की सबसे लंबी जो परियोजना है, नदी परियोजना, और यही है हमारा हीराकुंड बांध। ठीक है, हीराकुंड बांध सबसे लंबी बांध मानी जाती है। ठीक है, और सबसे ऊंची बांध बताइए कि कौन सा होता है, नीचे कमेंट करके जल्दी बताइए कि सबसे ऊंचा बांध भारत का कौन सा है। देखते हैं कितने लोग सही आंसर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? सिकंदर महान का समकालीन था, सही आंसर होगा ऑप्शन बी, घनानंद। ठीक है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। और इन्हीं के समय में कह सकते हैं कि सिकंदर का आक्रमण भी हुआ था। घनानंद नंदवंश का अंतिम शासक था। यूनान के लेखकों ने इसे अग्रिमीज या फिर जैंड्रीमीज, ठीक है ध्यान रखिएगा, जैंड्रीमीज कहा है। यह सिकंदर का समकालीन था और इसी के शासनकाल में सिकंदर का आक्रमण भी हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट पॉइंट कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी है।
थी। तो ये इल्तुतमिश की बेटी थी, ठीक है, इल्तुतमिश की पुत्री थी। और मैं आपको बता दूं कि आपको ये चीज़ पता होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये कह सकते हैं कि हमारे पूरे इतिहास में अगर देखें तो पहली ये महिला शासक भी बनी थी, रज़िया सुल्तान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़ करके गया था। यानी ये अपने इस गुलाम को छोड़ करके गया था अपनी विजित प्रदेशों की देखभाल करने के लिए। तो वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक बिल्कुल सही आंसर होगा। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने मामलुक वंश या फिर हम कह सकते हैं कि गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में की थी, जहां से दिल्ली सल्तनत की स्टार्टिंग हुई। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए। सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे किसके समय में? अलाउद्दीन खिलजी के समय में। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। यहाँ पे हम क्लियरली पढ़ सकते हैं कि मंगोलों ने भारत पर एक नहीं करीब 6 बार आक्रमण किया था, लेकिन खिलजी ने अपनी सैन्य प्रतिभा से हर बार मंगोलों को पराजित किया। सल्तनत काल में हुए सर्वाधिक मंगोल आक्रमण जो हुए थे वो अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ था। ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि तराइन का द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया था। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ कब था? 1192 में, ठीक है, 1192 में। और इसमें क्या हुआ था कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। पहले में क्या हुआ था? 1191 जो प्रथम युद्ध था तराइन का प्रथम, इसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था, लेकिन एक वर्ष के पश्चात ये उल्टा हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा सांकेतिक मुद्रा, ठीक है, यानी कि प्रमाण स्वरूप मुद्रा सांकेतिक मुद्रा जिसको टोकन करेंसी कह सकते हैं, प्रचलित की थी। तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। इस डेट को भी याद रखिएगा, 1329 से 1330 ईस्वी में ये चलाया था। नेक्स्ट पॉइंट कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फैलने का तत्कालिक कारण क्या था। यानी प्रथम विश्व युद्ध का जो तत्कालिक कारण था वो आपसे पूछा जा रहा है क्या था। तो आपने ये डेफिनेटली पढ़ा होगा कई बार। ये करेक्ट आंसर क्या होगा कि फार्डिनेट की हत्या, ठीक है, फार्डिनेट जो फ्रांसिस फार्डिनेट थे इनकी हत्या थी और यही था प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण। अब इससे जुड़े एक पॉइंट्स जो कि आपको याद रखना है। देखिए मैं आपको बता दूं कि यूरोप में होने वाला यह एक वैश्विक युद्ध था जो 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला था, ठीक है। डेट आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला था और इसे महान युद्ध या फिर सभी युद्धों को समाप्त करने वाला युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? परमाणु के नाभिक में होते हैं। बताइए कि परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट पॉइंट कि जिस तत्व के परमाणु के 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितना होता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर किसी भी तत्व का 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन हो तो उसकी द्रव्यमान संख्या कैसे निकालते हैं, यानी हम किसी भी तरह से निकाल सकते हैं। देखिए अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को हम जोड़ दें यानी कि 2 और 2 4, यानी 4 आ जाता है तो द्रव्यमान संख्या उसकी 4 होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। अस्थायी चुंबक जो बनाए जाते हैं तो ध्यान रखिएगा अस्थायी चुंबक जो बनता है वो नर्म लोहे का बनता है। अगर पूछ ले कि स्थायी चुंबक किसका बनता है तो स्थायी चुंबक इस्पात का बनाया जाता है। फिलहाल सही आंसर ऑप्शन बी को टिक करेंगे। साथ ही साथ इससे जुड़ी कुछ पॉइंट्स भी मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया, आप इसको पढ़ सकते हैं कि नर्म लोहा शीघ्र ही चुंबक बन जाता है और शीघ्र ही इसका चुंबक तो समाप्त भी हो जाता है। इसलिए अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक नर्म लोहे के ही बनाए जाते हैं, जैसे विद्युत घंटी, ट्रांसफार्मर, क्रूड, डायनेमो आदि नर्म लोहे का ही उपयोग किया जाता है। इन सभी में नर्म लोहे के प्रयोग के द्वारा ही विद्युत चुंबक बनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है। इसके कई कारण होते हैं, ठीक है, यानी सॉरी इसके कई उदाहरण होते हैं इस टाइप के। अगर हम बात करें तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये ऐसा होता है। और इसका और भी अन्य उदाहरण अगर हम देखें तो ये होता है कि अगर किसी बर्तन में अगर हम सिक्के को रखते हैं तो वो सिक्का भी अपने वास्तविक गहराई से ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। साथ ही साथ हमें अगर बात करें कोई एक छड़ है, ठीक है, पानी में अगर कोई छड़ होता है वो तिरछी दिखाई पड़ती है, तो इसका कारण भी प्रकाश का अपवर्तन होता है और भी अन्य कई कारण होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती है क्या कहलाती है।
ध्वनि का वो विशेषता जो एक मदा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती हुए तारत्व। ऑप्शन ए को टिक करेंगे, जिसको इंग्लिश में पिच कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि ताप के बढ़ाने पर चालक पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध एवं वैद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम ताप के बढ़ाने पर चालक पदार्थों में क्या होता है कि वैद्युत प्रतिरोध तो बढ़ जाता है, लेकिन वैद्युत चालकता घटती है। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलते हैं क्या कहलाते हैं। तो इनको हम लोग नाइट्रोजन स्थितिकारी जीवाणु कहते हैं। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। साथ ही साथ इससे कुछ पॉइंट्स यहाँ पे है, आप इसको पढ़िए। जैसे कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है, लेकिन इतनी अधिक मात्रा होते हुए वायुमंडलीय नाइट्रोजन पौधे के लिए अनुपयोगी है। ठीक है, यानी उपयोगी नहीं होता है। पौधों में नाइट्रोजन को गैसीय रूप में ग्रहण करने की क्षमता का पूर्णतः अभाव होता है। यानी ध्यान रखिएगा कि जो पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन को गैसीय रूप में ग्रहण नहीं करते, क्योंकि इनकी क्षमता ऐसी नहीं होती है। ठीक है, साथ ही साथ इनसे जुड़ी और भी पॉइंट्स यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं, जैसे कि पौधे जो होते हैं वो नाइट्रेट तथा नाइट्राइट के रूप में नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, अगर पूछे कि नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं तो नाइट्रेट और नाइट्राइट के रूप में ग्रहण करते हैं। और ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाता है कभी कभी नाइट्रेट का बताइए कि किस तरह से लिखते हैं, तो NO3 और नाइट्राइट को NO2 लिखते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखेंगे। यौगिकों के रूप में उपस्थित नाइट्रोजन स्थिर नाइट्रोजन कहलाता है। ठीक है, यानी कि फिक्स्ड नाइट्रोजन कहते हैं। अतः वायुमंडल के मुक्त नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन के यौगिकों के रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को नाइट्रोजन के स्थिरीकरण कहा जाता है। आई होप कि ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गई होगी, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधाभासों का मिश्रण कहा है। विरोधों का मिश्रण कहीं कहीं देता है, कहीं विरोधाभासों का मिश्रण देता है। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। और ध्यान रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक को ही पागल बादशाह कहा जाता था और इसे रक्त पिपासु भी कहा जाता था। ठीक है, और इसने एक विभाग भी बनाया था और वो विभाग था दीवाने कोई, कृषि विभाग था दीवाने कोई। चटका हुआ कांच चमकीला प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है। चटका हुआ कांच चमकीला प्रतीत होता है, इसका कारण होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हीरा का जो चमकना होता है वो पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण ही होता है। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा कि मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है। मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, यानी एसरसियाई कोलाई। यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु है। तपेदिक जो होता है वो जीवाणु के कारण होता है, और ये जीवाणु उत्पन्न करने वाला कौन है। उत्पन्न करने वाला जीवाणु का नाम क्या है, तो माइकोबैक्टीरियम। ठीक है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, माइकोबैक्टीरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की हल्दी यानी कि टर्मरिक चूर्ण टर्मरिक पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे, शुष्क प्रकंद से प्राप्त होता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। तंबाकू की पत्तियों में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन सिंपल सा क्वेश्चन है। बताइए, तंबाकू की पत्तियों में होता है निकोटीन होता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, निकोटीन। नेक्स्ट पॉइंट की प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन सा है। तो राइबोसोम यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, राइबोसोम। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल राइबोसोम। कोशिका श्वसन का सक्रिय स्थल क्या है। कोशिका श्वसन का सक्रिय स्थल क्या है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया संबंधित यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। जैसे श्वसन की क्रिया प्रत्येक जीवित कोशिकाओं की कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म एवं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। ठीक है, श्वसन संबंधी प्रारंभिक क्रियाएं साइटोप्लाज्म में होती है तथा शेष क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। चूँकि क्रिया के अंतिम चरण में ही अधिकांश ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसनांग या फिर शक्ति गृह यानी कि पावर हाउस कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। तो आई होप कि यहाँ से भाई बहुत सारी जानकारी आपको मिल चुकी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा क्या है, यानी मानव त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है। मानव त्वचा के अध्ययन को डर्मेटोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो कि गलत है। बताइए कि कौन सा कथन यहाँ पे गलत होगा। चलो थोड़ा सा हम इसको ऊपर कर देते ताकि आपको अच्छे से क्लियरली दिखे। हाँ बताइए, कौन सा कथन गलत है।
देखिए यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, यानी कि सभी के सभी बिल्कुल सही है। देखिए न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा कहा है, बिल्कुल सही है। के मुंशी ने इसे राजनीतिक जन्मपत्री कहा है, ये पॉइंट भी सही है। भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। तो ये तीनों के तीनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक करेंगे, कोई भी गलत नहीं था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि कानून के समान संरक्षण जो वाक्य कहाँ से लिया गया। कानून के समान संरक्षण जो वाक्य वो कहाँ से लिया गया, तो ये अमेरिका से लिया गया, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और कहाँ के संविधान से लिया गया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप लोग लाइक करने में यार बहुत कंजूसी करते हो, मुझे पता नहीं चलता कि आप लोग लाइक क्यों नहीं करते हो यार। लाइक करने में क्या आपको प्रॉब्लम होती है, लाइक कर दो, हमें अच्छा लगता है और हमें भी उससे कोई प्रॉफिट नहीं होता, बस अच्छा लगता है कि आप लोग सपोर्ट कर रहे हो हमें, हम जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो आपको अच्छी लग रही है, बस इसीलिए हम लाइक करते हैं, मांगते हैं। ठीक है, तो लाइक कर दिया करो। और देखिए यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करें तो 1935 के साथ साथ जर्मन का वीमर संविधान से लिया गया आपात संबंधी उपबंध। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो 10वीं अनुसूची का संबंध होता है दल बदल कानून से। और दल बदल कानून अगर हम बात करें तो ये 1985 में हुआ था 52वें संविधान संशोधन के तहत। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी जाता है। ठीक है, 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत दल बदल कानून से संबंधित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की नीति निर्देशक सिद्धांतों के लिए निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है अनुच्छेद 51, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया और वो अनुच्छेद कौन कौन से। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, ठीक है, 14 से 18, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, 14 से 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि। देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा जो होगा, ऑप्शन हम किसे टिक करेंगे, ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर डी, यानी कि इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। ठीक है, इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए है। संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, मौलिक कर्तव्य जो है वो सभी नागरिकों के लिए। मौलिक कर्तव्य जो है वो 1976 में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर, और ये सोवियत संघ से ग्रहण किया गया। ठीक है, सोवियत संघ के संविधान से ग्रहण किया गया था, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है, तो मौलिक अधिकार यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भाग 3 में वर्णित है, ऑप्शन बी सही होगा। मौलिक अधिकार 12 से 35, ठीक है, 12 से 35 तक आता है, तो ये चीज़ भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर्वोदय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था। सर्वोदय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था, जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, भारत सरकार ने एक पृथक विभाग नियोजन एवं विकास विभाग कब खोला था। नियोजन एवं विकास विभाग कब खोला गया था, 1994, ठीक है, सॉरी 1944 में खोला गया था, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, 1944 में, 1944। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मीरा सेठ समिति का संबंध किससे है। मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था। मीरा सेठ समिति का संबंध हथकरघे के विकास से, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। ठीक है, अच्छा हथकरघे से मुझे एक चीज़ याद आया, हैंडलूम डे। बताइए नीचे कमेंट करके विश्व हथकरघा दिवस, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है, नेशनल हैंडलूम डे कब मनाया जाता है, नीचे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं। बिरजू महाराज जो है वो किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं।
कथक नृत्य ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। कथक नृत्य से वो संबंधित है और कथक नृत्य मैंने आपको बताया था कि ये उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य माना जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है और साथ ही साथ राजस्थान का भी है। अगला पॉइंट कह रहा है कि आइस हॉकी खेल परिसर के किस नाम से जाना जाता है। आइस हॉकी के खेल परिसर का किस नाम से जाना जाता है। आइस हॉकी जो है वो रिंक, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, रिंक। अच्छा बताइए कि एरिना क्या होता है। एरिना जो वो घोड़सवारी जो होता है उनका ये खेल परिसर है। वेलोड्रम मैंने आपको कल बताया था साइकिलिंग के लिए, और मैट तो आपको पता ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैट कई चीज़ों में यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अर्जुन पुरस्कार जो प्रदान किया जाता है खेलों में गौरव बढ़ाने के महत्वपूर्ण योगदान के लिए। ठीक है, खेलों में गौरव बढ़ाने के महत्वपूर्ण योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, और अर्जुन पुरस्कार की स्टार्टिंग 1961 में की गई थी, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने 50 MCQ में से काफ़ी अच्छी स्कोरिंग कर ली होगी, और नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की स्कोरिंग आपकी क्या रही और वीडियो कैसे लगी, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, बेरिंग जल संधि, यानी ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अंत भला तो सब भला। अब बात करते हैं क्यूज क्वेश्चंस का। देखिए क्यूज क्वेश्चंस मैंने आपके लिए ये लगा रखा है। क्यूज क्वेश्चन ये कि विश्व पृथ्वी दिवस 2020 का विषय क्या है। विश्व पृथ्वी दिवस 2020 का विषय क्या है, जितना हो सके उतना एक्सप्लेन करके बताएगा तो और भी अच्छी बात है। जितना आपको पता है उतना ही कमेंट करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मैं आपको बता दूँ हमेशा की तरह ये वीडियो अक्सर आपको डेली 8 PM में मिलेगा। ठीक है, रोज़ाना 8 PM में हमारे चैनल पे इस वीडियो को डाला जाता है, अपलोड किया जाता है, तो आप हमारे साथ जो कि इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे। अगर आप BPSC की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त, तो मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी लाया है आपके लिए एक फ्री प्लान, जिसमें आपको बिहार के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का सुनहरा मौका मिलेगा। उसी के साथ आपको मिलेगा 300 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस लाइफ डाउट क्लियरिंग के साथ, 20,000 से प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस और फ्री टेस्ट सीरीज। हमारी प्रिपरेशन के लिए मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है। अब घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अनअकैडमी पर आप दे सकते हैं मॉक टेस्ट, वो भी फ्री में। T20 टेस्ट सीरीज में 20 मिनट्स में 20 क्वेश्चंस जो कि आप रोज़ दे सकते हैं, और एवरी संडे BPSC प्रीलिम्स मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ये सब कुछ बिल्कुल फ्री में। जब इतना कुछ फ्री में है तो आपको इसका बेनिफिट्स ज़रूर लेना चाहिए। इस फ्री प्लान को एक्सेस करने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें अनअकैडमी लर्निंग ऐप और सेलेक्ट करें BPSC गोल, और यूज़ करें मेरी रेफरल कोड निरंजन 10। ठीक है, और फिर आपका ये फ्री प्लान एक्टिवेट हो जाएगा, और आप देख सकेंगे सारी फ्री क्लासेस और दे सकेंगे फ्री मॉक टेस्ट। फ्री कंटेंट के साथ साथ अनअकैडमी पर आप ले सकते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन आपकी कंप्लीट तैयारी के लिए। एक ही सब्सक्रिप्शन में पाए अनलिमिटेड बेनिफिट्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी चीज़ें आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, और सबसे खास बात मैं आपको बता दूँ, जो कि आप वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं आगे कभी भी देखने के लिए। तो हुई ना पूरी तैयारी एक ही जगह पर। आइए जान लेते हैं प्लस कोर्सेज़ के बारे में। अगर आप BPSC प्रीलिम्स प्लस मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं हिंदी मीडियम में फुल गाइडेंस के साथ, तो आपके लिए फाउंडेशन बैच है। ठीक है, फाउंडेशन बैच है, इसमें आपको प्री प्लस मेंस का कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो कोर्स स्टार्ट हो रहा है वो 25 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। और अगर आप फाउंडेशन बैच इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं तो वो भी 28 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 28 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। और इन दोनों बैचेज में आपको फुल गाइडेंस मिलेगा बिहार के टॉप एजुकेटर से। तो बिल्कुल भी देर ना करें अपनी तैयारी शुरू करने में अनअकैडमी के साथ। अगर आपने इस बार का BPSC प्रीलिम्स दे दिया है और मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इनरोल करें लक्ष्य बैच में। इसमें आपके सारे GS के टॉपिक्स, सब्जेक्ट्स जो भी हैं वो टॉप एजुकेटर्स के द्वारा कवर कराए जाएंगे। उसी के साथ आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। सारे कोर्सेज़ की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। और सबसे अच्छी बात ये हुई कि अनअकैडमी पर सारे कोर्सेज़ पढ़ने के लिए बस एक ही सब्सक्रिप्शन लगता है। तो सारे BPSC कोर्सेज़ जो प्लेटफॉर्म पर है आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में मिल जाएंगी, बस एक BPSC सब्सक्रिप्शन लेने से। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए बस आप प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, इसमें अपना गोल BPSC चूज़ कीजिए, प्लस कोर्स में जाकर के अपने मन चाहे कोर्सेज के लिए इनरोल करें और गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक कीजिए। और मैं आपको बता दूं कि सब्सक्रिप्शन पर डिस्काउंट पाने के लिए मेरे रेफरल कोड निरंजन 10 का
अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट इंस्टेंट मिल जाएगा। ठीक है, निरंजन 10 मेरा कोड है, आप यूज़ कर सकते हैं। तो देर किस बात की दोस्तों, आज ही डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप और क्रैक कीजिए बीपीएससी को। तो बीपीएससी